हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फिट एंड फाइन, चुस्त दुरुस्त, गुड। तो बच्चे डिस्कस करते हैं कि हमको आज की क्लास में क्या करना है। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी एंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशर। दोनों केस की हमने बात करी थी, फॉर्मूले क्या होते हैं, डायग्राम कैसे बनते हैं, ये दोनों बातें आपने सीखी। अब आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप में वी हैव टू कैटेगरीज, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। दोनों ही चीज़ हम पढ़ेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या होता है। इन द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, why it is called refracting type telescope? Because the image formation takes place by the process of refraction, by the phenomena of refraction. और रिफ्रैक्शन होने के लिए आपको लेंस चाहिए होते हैं। तो लेंस जो हैं वो किस तरीके से, कहाँ पे लेंस होंगे और किस तरीके से डायग्राम बनेगा, उसको हम देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में अगेन वी हैव टू काइंड्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट इज व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम नियर पॉइंट बोलते हैं। यानी कि फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए ह्यूमन आई से, ठीक है। और जो सेकंड केस होगा वो होगा कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये दोनों केस हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब हमको क्या बात करनी है इसके अंदर? हमको इसके अंदर बात करनी है कि डायग्राम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या क्या बातें नोटिस करनी है, बहुत ध्यान से इसको समझना, क्योंकि डायग्राम मैंने कहा था आपको पिछली क्लास में भी कि डायग्राम के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। डायग्राम बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निक लगानी है। डेरिवेशन इज वेरी सिंपल, वो हो जाएगा आराम से, ठीक है, लेकिन डायग्राम की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रेस्पेक्ट में अगर मैं टेलीस्कोप का डायग्राम बनाऊँ तो ये उससे ज़्यादा टेक्निकल है, मतलब यहाँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। अब देखिए कैसे, और गलती को अगर नहीं होने देना, उस मिस्टेक को नहीं होने देना, तो कैसे करना है, कैसे इमेज बनानी है, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। सो फर्स्ट लेंस विच इज नियर द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका नाम ऑब्जेक्टिव लेंस है। एंड सेकंड वन इज आई पीस, दिस इज आई पीस। और ये हमारे पास क्या हो गई, रेफरेंस लाइन। कोशिश ये करनी है कि जो रेफरेंस लाइन है वो आपको लेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ऑलमोस्ट सेम जरूर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चे, सबसे पहला केस क्या है, अभी तक माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में एक डिफरेंस आ चुका है। माइक्रोस्कोप में जो स्मॉल लेंस था ये, वो आगे था और तब उसका नाम ऑब्जेक्टिव लेंस था। और ये बड़े वाला जो लेंस है, बिग लेंस का मतलब होता है लार्ज एपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है। बड़ा साइज है तो इसका मतलब क्या होगा, डायमीटर अगर बड़ा होगा तो एपर्चर बड़ा होगा और फोकल लेंथ बड़ी होती है, ठीक है। और इसको अगर मैं पीछे कर दूं, मतलब माइक्रोस्कोप में क्या था कि ये पीछे था और ये इधर था, इंटरचेंज थे दोनों दूसरे के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइक्रोस्कोप को अगर आप उल्टा पकड़ लेंगे तो वो टेलीस्कोप की तरह काम करेगा, नहीं होगा ऐसा। क्योंकि माइक्रोस्कोप में जो दोनों के दोनों लेंस होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि डज अ माइक्रोस्कोप बिहेव एज टेलीस्कोप व्हेन इट इज इन्वर्टेड। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है कि हमने लेंस उल्टे कर दिए, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है बच्चे कि इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोथ द लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस एज वेल आईपीस, दे हैव स्मॉल फोकल लेंथ। दोनों की फोकल लेंथ स्मॉल होती है। ऑब्जेक्टिव की थोड़ी कम होती है, आईपीस की थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन होती दोनों की स्मॉल ही है, ठीक है। लेकिन टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप में ये जो लेंस है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी फोकल लेंथ लार्ज होती है। तो लार्ज फोकल लेंथ का अगर लेंस है तो ये माइक्रोस्कोप के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है बेटा। तो इसलिए माइक्रोस्कोप को इन्वर्ट करने से टेलीस्कोप नहीं बनती, इसको पहले आप समझ लें, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो वहां पे चेंज था माइक्रोस्कोप में, ये था बच्चे कि यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा था F और 2F के बीच में। क्योंकि आप कहां के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, किसी पास के ऑब्जेक्ट को देख के आप उसको एनलार्ज कर रहे होते हैं। टेलीस्कोप में आपको देखना है बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को, और बहुत दूर का मतलब क्या है, क्या देखना चाहेंगे टेलीस्कोप से, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ये सब देखना चाहेंगे। तो जनरली दे आर सपोज टू बी एट द डिस्टेंस इन्फिनिटी। अगर मैं बोलूं मून, तो मून चलो 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन
चलो मून से भी हमको दूर की चीज देखनी है ना, ठीक है, मून तो हम देख ही रहे, मून तो हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, लेकिन आपको अगर जुपिटर के मून्स देखने हैं तो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, उसके लिए तुमको टेलीस्कोप चाहिए। तो इसका मतलब आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं जो बहुत दूर है आपसे, और बहुत दूर का मतलब हम नॉर्मली क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। वो हमारे अगर रेंज से बाहर चला जाए तो उसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये डिफरेंस आ गया माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में, कि माइक्रोस्कोप में यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट रखी थी, लेकिन जब आप टेलीस्कोप का डायग्राम बनाएंगे तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ ऑब्जेक्ट रख दी तो ये जनरल डायग्राम नहीं हुआ, किसी स्पेशल केस में ऐसा हो सकता है, बट जनरली जब भी टेलीस्कोप का डायग्राम बनाने को आएगा तो आप यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, और अगर इन्फिनिटी से लाइट आ रही है तो कैसे आएगी, पैरेलल आएगी, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं, डायग्राम को बहुत ढंग से समझना है। दिस इज C1 ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस एंड दिस इज C2। मैंने माइक्रोस्कोप में भी C1 C2 माने थे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब देखिए बच्चे डायग्राम बनाने का तरीका क्या है। डायग्राम बनाने का तरीका है कि सबसे पहले एक लाइन कैसे खींचो, स्ट्रेट बनाओ बिल्कुल, और इस लाइन को बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी सी जगह जरूर बचनी चाहिए यहाँ पे, ऐसा ना हो कि आपने बिल्कुल नीचे तक बना दी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रे अभी ऊपर से आएगी जो कन्वर्ट होकर इसके नीचे जाएगी, तो अगर आपने नीचे जगह नहीं छोड़ी होगी तो ये पक्की बात है कि वो रे नीचे निकल जाएगी लेंस से भी ज्यादा नीचे, और लेंस के लिए अगर नीचे चलेगी तो फिर आप उसको क्या करोगे, उसको बैलेंस करने के लिए आपको लेंस बड़ा बनाना पड़ेगा। तो सेंसलेस बात है, लेंस को बड़ा बनाते बनाते क्या होगा कि इन दोनों के बीच की जो सिमेट्री है वो खराब हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि पहले क्या काम करना है, पहले वो लाइन खींचो स्ट्रेट जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, ये पहला काम, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले ऊपर वाली लाइन खींचते हैं फिर नीचे वाली, उसमें गड़बड़ होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी जगह बच गई, अब चेक करो। अब मैं दूसरी लाइन खींचूंगा इसके पैरेलल, दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, और इसको करने के बाद जब ये कन्वर्ट होगी तो आपको इसको यहाँ पे मिला देना है, मतलब ये लाइन आएगी और थोड़ा सा कन्वर्ट होकर इधर चली जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से तो चली गई स्ट्रेट, और ये जो लाइन थी वो थोड़ी सी हल्की सी कन्वर्ट होकर नीचे की ओर आ जाएगी, और जब ये ऐसे आ जाती है, ठीक है, तो यहां पर आप बनाएंगे क्या, ये बन गया एक आपके पास इमेज। तो ध्यान रखो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, पैरेलल रेज आ रही है, तो कहां से आ रही है, फ्रॉम इन्फिनिटी। इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ये पैरेलल रेज कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही है, फ्रॉम इन्फिनिटी, ओके। अब यहां पर इमेज बन गई, ऑब्जेक्ट का नाम हम रखते थे AB, इमेज को क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं A', B', तो राइट हियर A', B'। अब क्या हो, अब ये जो लेंस है वो इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा और फाइनल इमेज बनाएगा सामने। तो पहले तो ये समझो कि पैरेलल रे एक बहुत बढ़िया बात है, ये कंसेप्ट है जो मैं आपको पहले सिखा दूं। अगर बेटा मेरे पास एक लेंस है और दो पैरेलल रेज आ रही है, तो ये पैरेलल रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट फोकस एंड सच दैट प्रिंसिपल एक्सिस हैज अ पॉइंट F। पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट करती हैं और उस पॉइंट को ही हम फोकस बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पैरेलल रेज हैं तो आपस में, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, ये दोनों रेज पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, तो क्या होता है वो फिर किसी और पॉइंट पे मीट करती है। मतलब वो जिस पॉइंट पर मीट करेंगे ना, यहां फोकस यहां नहीं होगा, फोकस इसके ऊपर यहां आएगा, यानी कि इस पूरे के पूरे प्लेन को बोलते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन मतलब आप सोच के देखिए, पैरेलल एट द प्रिंसिपल एक्सिस के तो दे मीट एट फोकस सच दैट फोकस इज एट द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे तो फोकस होता ही है, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मीट कर जाती है। लेकिन अगर रेज पैरेलल हैं और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो वो फोकस के नीचे या ऊपर मीट करती है, और उस पूरी लाइन को जो फोकस से होकर परपेंडिकुलर जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, इट इज कॉल्ड एज फोकल प्लेन। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर ऊपर से आ रही है तो नीचे मीट कर जाएंगी, और अगर नीचे से जा रही है तो ऊपर मीट कर जाएंगी। लेकिन ये कंफर्म बात है कि जो मीट करेंगे वो फोकस के ऊपर या नीचे ही होगा, आगे पीछे नहीं होगा। ओके, तो अब देखो बच्चे, यहां पर क्या है, इस कंसेप्ट पे जरा यहां आओ, ये पैरेलल रेज आ रही है लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो नहीं, तो इसका मतलब ये पॉइंट फोकस नहीं होगा, फोकस होगा वो पॉइंट जहां पर ये मीट करेंगे।
इसका मतलब यहाँ पे बी डैश मैंने लिखा है, यहीं पर आपके पास एफ ओ भी आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ ओ? फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये यहाँ आएगा इतना दूर, और आपको क्लियर पता लग रहा है कि इस वाले लेंस का फोकस यहां तक जा रहा है, यानी फोकल लेंथ इतनी ज्यादा दूर हो गई, तो इसका मतलब लार्ज फोकल लेंथ है। ये माइक्रोस्कोप में नहीं था, ठीक है। अब सुनो, अगर इस वाले लेंस को इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो यहां बनाएगा, और यहां कब बना पाएगा? when this object is placed between the optical center and focus of this lens। तो इसका मतलब है इस लेंस का फोकस यहां कहीं आएगा, एफ यहां आएगा, तभी जाके ये ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में आएगी। और जब ये बीच में आएगी, बीच का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल सेंटर पे आएगी, बस ये कंफर्म बात है कि एफ इसके इधर होना चाहिए, चाहे इसके थोड़ा सा भी इधर हो, लेकिन होगा इधर, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, फिर क्या करना होता है, जैसे मैंने माइक्रोस्कोप में बताया था, इस पॉइंट से आप मिलाओ इसको, ये इस पॉइंट से इसको मिलाओ, हेड को मिलाओ, और मिला के एक जगह इमेज बना दो, ये बन गई। अब उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको इस वाले पॉइंट से, जहां पर आपने इमेज बना रखी, इस पॉइंट से इसको मिलाओ, ये, ठीक है, और स्ट्रेट कर लेना, स्ट्रेट, ये पूरी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से इस पॉइंट से आपको यहां मिलाना है, इस वाले पॉइंट को, और फिर इसको स्ट्रेट कर देंगे, ये डाइवर्जेंट नहीं हो जाएगी। तो इसको आप स्केल से जब बनाएंगे तो बहुत एक्यूरेट फिगर आएगी। मैं अभी रफ बना रहा हूं तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा इससे, लेकिन जब स्केल से बनाएंगे यू विल गेट एब्सोल्युटली एक्यूरेट आंसर। तो अब देखो बच्चों, माइक्रोस्कोप में तो मैंने कहा था कि पॉसिबल है कि जो इमेज है वो इन दोनों लेंस के बीच में भी आ सकती है और इसके इधर भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है कि माइक्रोस्कोप की ओवरऑल लेंथ कितनी है। लेकिन यहां क्या है हमारे पास, यहां चेक करो, यहां हमारे पास ये है कि टेलीस्कोप जो होता है, टेलीस्कोप की लेंथ काफी ज्यादा होती है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होती है। कितना होता है 25 सेंटीमीटर? इतना, थोड़ा सा इतना मान सकता हूं, इतना 25 सेंटीमीटर। लेकिन जो सबसे छोटी माइक्रो टेलीस्कोप जो होती है, अगर आपने देखी भी हो तो वो इतनी बड़ी तो होती है, ठीक है, और भी बड़ी हो सकती है, टेलीस्कोप तो बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो इमेज बनी है ना फाइनली, ये दोनों लेंस के बीच में ही बनेगी, इसका बाहर जाने का कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, ए भी तो था नहीं, ये मेरे पास ए डैश बी डैश हो गया था, ए डैश एंड बी डैश, ये पॉइंट, एंड देन ये फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, ये आ गया। अब इसमें रेप्लिका कोई चक्कर नहीं है, जैसे मैंने आपको माइक्रोस्कोप में बताया था कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगी तो उसकी एक रेप्लिका बना लेंगे यहाँ पे, सो दैट वी कैन कंपेयर। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा तो रेप्लिका कैसे बनाएंगे? तो आपको वो बनाना ही नहीं, यानी कि माइक्रोस्कोप से तो इसमें कम काम है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है सबसे ज्यादा, वो यही आती है कि अगर आपने ऊपर वाली लाइन पहले खींच ली तो आपको दिक्कत आ जाती है कई बार। तो इसलिए जिस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया इसको उस तरीके से आप करेंगे तो आप एक्यूरेट आंसर कर सकेंगे, एक्यूरेट डायग्राम बना सकेंगे पहली बार में, ठीक है। अब सुनिए और क्या क्या है। अब हम डिस्टेंस के बारे में लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। देखिए, क्योंकि आपको इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो अब देखिए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये कायदे से हमारे पास VO है। VO का मतलब इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो UO तो इन्फिनिटी हो गया, इसने इमेज बनाई यहां पे तो वो VO हो गया, और ये VO बाय डिफॉल्ट हमारे पास FO के बराबर है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक फोकल लेंथ भी तो है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, अब जरा बात करते हैं यहां से यहां तक क्या है हमारे पास, यहां से लेकर इसके ऑप्टिकल सेंटर तक क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है UE, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे था, ठीक है। तो अब क्या होता है, व्हाट अबाउट द लेंथ, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या है, वो हमारे पास आएगी FO प्लस मॉड ऑफ UE। आप ये इंश्योर करते रहे कि जितने भी हमने अभी तक लेंथ के फॉर्मूले लिखे हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, उनका तरीका वही है, VO प्लस UE। लेकिन कई बार VO की जगह FO लिख सकते हैं, कई बार UE की जगह FE लिख सकते हैं, ऐसा किसी किसी केस में होता है, और वो मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ का फॉर्मूला हो गया FO प्लस मॉड ऑफ UE, ओके। और कुछ बचता है, एक चीज और बचती है, यहां से लेकर यहां तक दिस इज फाइनल इमेज, यानी कि इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस, तो उसको VE लिखते हैं, एंड द वैल्यू इज -d, 25 सेंटीमीटर पर इमेज बननी,
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे लिखा भी हमने इमेज इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो -25 सेंटीमीटर पे अगर बनेगी तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है बेटा, तो दिस इज अबाउट द डायग्राम। और आप एरोज का जरूर ध्यान रखें, एरोज हमेशा बनाने हैं। इफ यू आर नॉट मार्किंग एरोज तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं, बोर्ड में भी ऐसा रूल है। ठीक है, बोर्ड के आंसर में बिल्कुल क्लियर लिखा होता है, इफ द स्टूडेंट इज नॉट इंडिकेटिंग द एरोज इन द रे डायग्राम डिडक्ट हाफ मार्क्स, बिल्कुल क्लियर लिखा होता है बोर्ड के आंसर में। ठीक है, तो आप उसको अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे, रे डायग्राम में हमेशा एरो जरूर लगाएंगे। तो चलिए, ये तो हमारे पास हो गया फाइनल डायग्राम। अब बात करते हैं कि हाउ टू डेराइव इट, फॉर्मूला कैसे डेरिवेशन होगा। तो हमें स्टार्ट कहां से करनी थी? स्टार्टिंग पॉइंट था हमारे पास क्या? एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो लिख लें। तो देखिए डेरिवेशन में क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ये तो होता है। अब अटकते हैं हम, कैसे अटकते? आपने इस डायग्राम के अंदर ना तो अल्फा लिखा ना बीटा। अब वो कहाँ आएगा देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें कुछ इरेज करने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने डायग्राम बना रखा है यही इंडिकेट कर लेंगे इसको। अब वो कैसे, देखो, अल्फा वो एंगल होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो बेटा इंफिनिटी पे है, तो उसने जो एंगल क्रिएट किया होगा वो ये होगा अल्फा। भाई पैरेलल रेज आ रही है तो एंगल तो वही बनेगा अल्फा। अल्फा एंगल ये हो गया, चाहे मैं इसको मेजर कर लूं चाहे मैं इसको मेजर कर लूं, अल्फा ही आएगा। अल्फा अगर ये हो गया तो ये भी अल्फा आएगा। कैसे? दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब बीटा कौन बनाता है? बीटा बनाती है फाइनल इमेज। तो बीटा कहां पे बन रहा है, देखो फाइनल इमेज ये रही ना, तो बीटा एंगल बनेगा यहां। दिस इज बीटा। अल्फा आपके पास यहां आ गया, बीटा यहां पे आ गया। मैं इसको एक डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूं सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई इट इजीली। ये मेरे पास हो गया अल्फा, दिस एंगल, ओके, एंड दिस एंगल, दिस इज बीटा। अब आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि अल्फा कहां पर है और बीटा कहां पर है, बीटा। ठीक है, अब हमको सॉल्व करना है बेटा एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो तरीका क्या था हमारे पास, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा व्हिच इज नियरली इक्वल टू, किसके बराबर होता है भाई ये? नियरली इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। और क्या लिखते हैं हम इसके साथ में? फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स। स्मॉल एंगल के केस में ऐसा होगा कि अल्फा इज नियरली इक्वल टू 10 अल्फा एंड बीटा इज नियरली इक्वल टू 10 बीटा। ठीक बच्चे, चलो अब आगे देखते हैं। अब ये होगा कि आपको 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू डायग्राम से देखना है। तो पहले क्या था हमारे पास, 10 बीटा था, यूज इट 10 बीटा। अब इसमें करना क्या है? अब इसमें ये करना है, देखो जो a डैश b डैश है, a डैश b डैश जो आपको दिख रहा है, ये b डैश, a डैश b डैश जो है वो भी बीटा एंगल बना रहा है इस वाले लेंस के ऊपर, और a डबल डैश b डबल डैश भी बीटा एंगल बना रहा है, दोनों ही बना रहे हैं ना बीटा एंगल। हमें एक ऐसी चीज सेलेक्ट करनी है जो कि दोनों का कॉमन पार्ट है। किस दोनों का? इस वाले लेंस के लिए भी कॉमन हो जाए और इस वाले लेंस के लिए भी। तो ये जो a डैश b डैश आपको जो इमेज दिख रही है, a डैश b डैश जो आपको इमेज दिख रही है, ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट। a डैश b डैश जो है बेटा वो इस वाले लेंस की इमेज है और उस वाले लेंस का ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, बीटा जो एंगल आपको लेना है उसके लिए मैं a डबल डैश b डबल डैश भी ले सकता हूं और a डैश b डैश भी ले सकता हूं। दोनों ही ट्रायंगल में से कोई सा भी ले सकता हूं मैं, या तो मैं बड़े वाला ट्रायंगल ले लूं उसको या फिर छोटा वाला ट्रायंगल ले लूं। हमारे लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि हम छोटे वाला ट्रायंगल लें, और वो कैसे वो आपको पता लग जाएगा अभी देखिए। तो 10 बीटा का हमारे पास फॉर्मूला है फ्रॉम डायग्राम a डैश b डैश अपॉन b डैश c2, परपेंडिकुलर था a डैश b डैश अपॉन बेस था b डैश c2 होल अपॉन क्या अल्फा देखो, अल्फा को देखना तो 10 अल्फा इज इक्वल टू a डैश b डैश परपेंडिकुलर अपॉन b डैश c1, ये पूरा ट्रायंगल देख लेंगे ये। तो 10 अल्फा की जगह क्या आ गया, a डैश b डैश परपेंडिकुलर अपॉन b डैश c1 बेस b डैश c1, ये था और ये था। दिस इज 10 बीटा, दिस इज 10 अल्फा। अब क्या होगा, अब ये होगा बेटा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाता है, a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल हो जाएगा। माइक्रोस्कोप में डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे होते हैं और टेलीस्कोप में न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, ये भी एक पहचान है।
ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करें, क्या आता है सॉल्व करके, ये ऊपर चला जाएगा b'(c1) अपॉन b'(c2). अब डायग्राम में जरा देखना है कि क्या हमारे पास b'(c1) और b'(c2) की वैल्यू है। देखो डायग्राम के अंदर चेक करो, b'(c1) यहां से लेकर यहां तक है मेरे पास वैल्यू vo जो कि fo के बराबर है, तो मैं b'(c1) की जगह लिख लेता हूं fo अपॉन b'(c2) की वैल्यू मेरे पास है ue, तो मैं b'(c2) की वैल्यू ले लेता हूं ue। इक्वेशन नंबर 1, यानी कि मैग्निफिकेशन अगर मुझे निकालना है तो बस मुझे 1/ue की वैल्यू, या तो मैं ue की वैल्यू निकालूं या 1/ue की वैल्यू वो यहां पे पुट कर दूं। fo की वैल्यू आपको निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि fo तो कांस्टेंट है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस का जितना होगा उतना ही रहेगा, उसे आप नहीं चेंज कर सकते। और हमें हमारा टारगेट क्या होता है कि हम ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करें जिसके अंदर मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम आपके पास कांस्टेंट चीज आए और मिनिमम वेरिएबल। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं इसके बाद आपको क्या लिखना है। मैं इसको डायग्राम का जो पार्ट है उसको मैं अलग से मार्क कर लेता हूं। दिस इज द पार्ट ऑफ डायग्राम, ये आपका पार्ट था पूरा डायग्राम का, दिस इज द पार्ट ऑफ डायग्राम, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है भाई, मैग्निफिकेशन मैंने निकाल लिया, मैंने कहा था कि 1/ue मुझे चाहिए, तो 1/ue निकालने के लिए एक बड़ा सिंपल सा काम है। क्या किया था माइक्रोस्कोप के अंदर आपने, माइक्रोस्कोप में बेटा वी हैव यूज्ड लेंस फार्मूला 1/fe = 1/ve - 1/ue, लेंस फार्मूला फॉर आईपीस, बिल्कुल वही यूज करेंगे, सेम तरीका सॉल्व करने का। तो हम क्या लिखेंगे अब, नाउ बाय लेंस फार्मूला फॉर आईपीस के लिए आपको लेंस फार्मूला यूज करना है। तो क्या फार्मूला आएगा, 1/fe = 1/ve - 1/ue। ये निकल के आया 1/fe = 1/ve - 1/ue। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/ue, तो 1/ue को मैं एक तरफ भेज दूंगा और बाकी सबको उधर, तो क्या आएगा, therefore 1/ue = इसको मैंने इधर भेज दिया तो माइनस प्लस हो गया, और उसको उधर भेजोगे, देखो इसको इधर भेजते हैं और इसको इधर, तो 1/ve माइनस का 1/fe आता है, ये आता है सॉल्व करके। अब क्या करना है, अब ये करना है कि जबरदस्ती 1/fe कॉमन ले लेना है। आपको पता है कि 1/ve और 1/fe में से कुछ कॉमन नहीं आता, लेकिन इसको और अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छे तरीके से मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ अलग तरीके से कॉमन लेना है। हमें इन दोनों में से 1/fe कॉमन ले लेना है। अब 1/fe अगर कॉमन होगा तो कैसे आएगा, देखो अगर मैं माइनस का 1/fe कॉमन ले लूं, माइनस के साथ ही ले लेता हूं, तो अब क्या होगा, ये जो माइनस का 1/fe है वो तो हो जाएगा प्लस का, ठीक है, इसकी पूरी की जगह +1 आ गया, और क्योंकि प्लस का तो और मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। और जब हम डिनोमिनेटर से कोई चीज कॉमन लेते हैं तो जिसमें वो प्रेजेंट नहीं होता उसके न्यूमरेटर में वो आ जाता है, यानी कि fe/ve आ जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि भाई ये तो बड़ा अजीब सा आंसर है, कैसे आ गया, तो आप सीधा -1/fe की मल्टीप्लाई अंदर करके देख लो। माइनस का 1/fe की अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 1/fe आएगा, और जब माइनस के 1/fe की इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, fe से fe कैंसिल हो जाएगा तो 1/ve बचेगा, वही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। बस अब एक लास्ट स्टेप है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, वो ये है कि मुझे ve की वैल्यू पता है। ve की वैल्यू क्या है मेरे पास, ve की वैल्यू लिखिए माइनस का d, सब्स्टिट्यूट, देयरफॉर 1/ue = क्या आता है, 1/v माइनस का 1/fe और 1 - fe/-d, ve की वैल्यू आ गई माइनस का d, तो फिर क्या आ गया हमारे पास, 1/ue = -1/fe 1 + fe/d, 1 + fe/d, ये आया आपके पास फाइनली। अब ये ध्यान रखें कि अब मेरे पास 1/ue तो निकल गया, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर, इसको मैं 2 रेड कर देता हूं। अब इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास आ गया, और इक्वेशन नंबर 1 यहां पे लिखिए, मुझे बस इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करनी है।
तो चलिए अब देख लेते हैं, बस वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में therefore from इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिल जाता है, m इज इक्वल टू था आपके पास FO अपॉन UE, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको मैं लिख सकता हूं FO इंटू 1 अपॉन UE, लिख सकते हैं इसको। अब 1 अपॉन UE की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में थी, पुट कर दो, माइनस 1 अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D, ये था आपके पास, मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको तो क्या बचता है, m इज इक्वल टू FO अपॉन FE विद नेगेटिव साइन, ये इधर आ जाएगा, और 1 प्लस FE अपॉन D, दिस इज द फाइनल आंसर। और यहाँ पे आप मॉड लगा देंगे, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि FE इधर की ओर दिख रहा है आपको, है ना, जो हम यूज कर रहे हैं बेसिकली, तो इसके हिसाब से माइनस में आएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको मॉड ले लेते हैं, क्योंकि एक माइनस हम ऑलरेडी यहाँ पे रख रहे हैं। माइनस साइन इज इंडिकेटिंग व्हाट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैग्निफिकेशन का माइनस साइन ये आपको बताता है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड रियल एंड इनवर्टेड, दैट मींस द फाइनल इमेज फॉर्मेशन इज रियल एंड इनवर्टेड। और रियल इनवर्टेड अगर आ गया तो आप चेक करो कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है उसके लिए हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल होती हैं कि नहीं। FO का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। FE का मतलब दिस इज FO, दिस इज FE, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस FO हो गया, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस FE हो गया, दोनों क्वेश्चन में गिवन होते हैं। D का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर। तो इस पूरे फॉर्मूले में आपको कहीं भी कोई माइनस साइन नहीं रखना, आप सीधा सीधा वैल्यू पुट करिए एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है बेटा, सो दिस इज अबाउट माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट केस क्या है। तो सॉरी, हम जो पढ़ रहे थे वो माइक्रोस्कोप नहीं था, इट वाज टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में हमने पढ़ा फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये हमारे पास निकल के आता है। अब बात करते हैं कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो उस केस में डायग्राम क्या बनेगा और डेरिवेशन क्या होता है। डेरिवेशन इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। ठीक है, डायग्राम देखना है आपको, ऑलमोस्ट ऐसे ही बनेगा, थोड़े से चेंजेस आएंगे, वो आप आराम से सीख जाएंगे। अभी देखिए, ठीक है, वीडियो के रिपीटिशन में इस डेरिवेशन को आप नोट कर सकते हैं। डेरिवेशन आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है इसका। अब हम बात करेंगे बी पार्ट ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जो बी पार्ट है दैट इज फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और इस केस को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। दिस केस इज नोन एज नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब सबसे कमाल की बात क्या है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पहले ही छोड़ देता हूं कि व्हाई दिस केस इज नोन एज नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता क्या है, और हम इंफिनिटी में इमेज जो फॉर्मेशन होती है टेलीस्कोप से, उसको हम इमेज फॉर्म्ड एट नॉर्मल एडजस्टमेंट क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप करके भेजिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए फिर मैं वेरीफाई करूंगा उसको कि वो सही है कि नहीं। दिस इज द बी पार्ट। अब बात करते हैं कि डायग्राम कैसे बनना है। बिल्कुल सेम तरीके से डायग्राम का केस ये है कि ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे बनाऊंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको ऊपर लिखनी होगी जी। ठीक है, और एक दूसरा लेंस मैंने बना दिया यहाँ, और उसके बिल्कुल बीचों बीच से आपको क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर देना है। फर्स्ट लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आई पीस के पास, जो आई के पास होगा वो होगा आई पीस, इधर आई होगी ह्यूमन आई। ठीक है, आई पीस। अब क्या करना है बेटा, दिस इज C1, बिल्कुल सेम तरीके से दिस इज C2, ये ऑप्टिकल सेंटर आ गए C1 एंड C2। फिर हम क्या करते हैं, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट वेयर एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से रेज कैसे आती है, पैरेलल आती है। तो चलिए, पैरेलल रेज का मतलब होता है कि मैं ऐसे रेज ले लूंगा, ये
सबसे पहले मैंने बोला कि आपको वो रे भेजनी है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट निकल जाती है, और फिर नीचे जगह छोड़ी होनी चाहिए, थोड़ी जगह होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, अब फिर दूसरी पैरेलल रे लेके आओ, वो पैरेलल रे फिर बेंड हो जाएगी, और बेंड होने के बाद वो नीचे जहाँ पे जगह थी वहां तक पहुंच जाएगी। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर आप इमेज बना दीजिए। देखिए जैसे मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से इसको फॉलो करेंगे तो आप एक ही बार में सही डायग्राम बना लेंगे, वरना बच्चे इसको डायग्राम बनाते रहते हैं, काटते रहते हैं, बनाते रहते हैं, काटते रहते हैं, कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली ये आ गया। अब ये तो हमारे पास कहां से आ रहा है, फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी। ठीक है, ओके, ये हमारे पास था a डैश b डैश, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसलिए a b लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इमेज इज a डैश b डैश, तो इमेज a डैश b डैश आ गई। फिर क्या करते हैं हम, फिर हम C2 से मिलाते हैं इसके टिप को, ये, और इसको आप आगे ले लीजिए, लेकिन इमेज नहीं बनानी। जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि यहां पे इमेज बना लीजिए आप, इस बार इमेज नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि फाइनल इमेज कहां बननी है, इन्फिनिटी पे बननी है, और जो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है वो आपको नहीं दिख रही होती। तो इसका मतलब ये होता है कि इन्फिनिटी की इमेज आपको साइज नहीं पता लगेगा उसका, तो हम इन्फिनिटी वाले को क्या बनाते हैं, पैरेलल रेज रिप्रेजेंट इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी, तो पैरेलल बनाने हैं सारे। तो इसको इससे यहां लेके आइए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसमें इमेज नहीं बनानी, ये अब तक डिफरेंस हो गया। फिर क्या करना है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है आपको इस पॉइंट से, ये इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए और उसको पीछे बढ़ा दीजिए ऐसे करके, फिर इस वाले पॉइंट से भी इसके पैरेलल लाइन खींचिए एंड देन मेक इट लाइक दिस। अब these two rays are parallel to each other, ये इधर पैरेलल है तो इधर भी पैरेलल, they will never meet। ठीक है, और ये भी इस तरीके से हो गया, आई आपके पास यहां हो गई। ठीक है, अब बात कुल मिला के क्या है, बात कुल मिला के ये है बच्चे कि क्योंकि फाइनल नहीं बनी तो ये था हमारे पास टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ रेज जा रही है तो फाइनल इमेज बनती है इन्फिनिटी के ऊपर। ओके, अब बात करते हैं कि FO कहां पर है और FE कहां पर है। यहां से लेकर यहां तक पैरेलल रेज कन्वर्ज एट फोकल प्लेन, तो ये पॉइंट आपके पास FO मिल जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से FO मैं लिख रहा हूं यहां पे जिस तरीके से आपने लास्ट केस में लिखा था इसको, FO ये पॉइंट। ठीक है, FE कहां पर आएगा, ये अब कंसेप्चुअल बात हो गई। पैरेलल रेज मीट एट फोकस, आगे इस लेंस के सामने ये ऑब्जेक्ट किस जगह पे होना चाहिए कि इन्फिनिटी पर इमेज बनाए। आप सोचो कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस सो दैट द फाइनल इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी। ये क्लास 10 की बात हो गई। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तब बनती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस ऑफ द लेंस। तो बेटा ये हमारे पास इस वाले लेंस का भी ये पॉइंट फोकस ही होना चाहिए। तो अगर पैरेलल वाली रेज फोकस पे मीट कर जाती हैं और अगर इस लेंस का फोकस भी यही है तो फाइनली द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो ये एक ऐसा केस हो गया जहां पर FO एंड FE कोइंसाइड, उसी पॉइंट पर FO भी आएगा और उसी पॉइंट पर FE भी आएगा, फोकस दोनों का सेम पॉइंट पर है। इसका मतलब ये नहीं कि FO और FE की लेंथ बराबर है, नहीं, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, कोइंसाइड सेम जगह पे करेंगे। जब दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे तो इसका मतलब पक्का है कि यही इमेज बनेगी। अगर दोनों एक पॉइंट पे ना हो तो ऐसा कभी नहीं बनेगा, फिर इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां से लेकर यहां तक अब क्या लिख पाओ, फ्रॉम हियर टू हियर इट इज VO व्हिच इज इक्वल्स टू FO, बिल्कुल लास्ट केस की तरह, यहां से अंदर इसकी फोकल लेंथ है। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक क्या है मेरे पास, यहां से लेकर यहां तक मेरे पास UE होती है क्योंकि ये इसके ऑब्जेक्ट है, बट दिस UE इज इक्वल टू FE दिस टाइम। जितना ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतनी ही इसकी फोकल लेंथ है क्योंकि IP इसकी फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट। ये एक चेंज आ गया क्योंकि लास्ट जो आपने गेस किया था उसके अंदर UE FE के बराबर नहीं था, उस टाइम FE यहां ना होके इसके लेफ्ट साइड में था। ठीक है, और ये कमाल की बात है, कितनी कमाल की बात है जो बहुत कम बच्चे नोट करते हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, एक बहुत ब्रिलियंट जो बच्चा होता है ना वो भी इस चीज को कई बार नोट नहीं करता कि आपने माइक्रोस्कोप के जो दो डायग्राम पढ़े हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के जो डायग्राम बनाए हैं उसमें आप ये देखेंगे सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो FO और FE की पोजीशन में हुआ है। जब आप माइक्रोस्कोप पढ़ रहे होते हैं तो FO होता है लेफ्ट में और FE होता है राइट में,
जब आप माइक्रोस्कोप पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब आप टेलीस्कोप पढ़ रहे होते हैं तो एफ लेफ्ट में आ जाता है और एफ राइट में होता है, और इस पॉइंट पर दोनों कोइंसाइड करते हैं। ये चेंज है बहुत जबरदस्त वाला, ठीक है। तो इसलिए दोनों वीडियो को जरा कंपेयर करके देखना, इससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे। तो यू ही हमारे पास एफ के बराबर आ गया। अब बात करते हैं कि व्हाट इज लेंथ। टोटल लेंथ कितनी होगी हमारे टेलीस्कोप की? L = FO प्लस मॉड ऑफ FE। आपको पता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसको नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए हम उसको FO प्लस मॉड ऑफ FE लिख देंगे। वो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो गया, और इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इसके ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस। ठीक बच्चे, और एरो का मॉड ढंग से इंडिकेट करें। अब डायग्राम आपका फाइनल हो गया। आपको VE = -3 नहीं लिखना इसके अंदर। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे नहीं बनी, इमेज ही नहीं बनी, तो आप VE कैसे लिखोगे? अब बात करते हैं किसका, डेरिवेशन कैसे होना है। तो डेरिवेशन होने के लिए हमको क्या चीज चाहिए? अल्फा और बीटा चाहिए ना। कहाँ है अल्फा बीटा? अल्फा इज दैट एंगल, अगेन मैं इसको एक अलग कलर से बनाऊंगा। अल्फा इज दैट एंगल व्हिच इज मेड बाय ऑब्जेक्ट। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स, ठीक है। बीटा वो एंगल है जो कि इमेज बना रही है, तो बीटा वहां पे आ गया। ये थी इसकी इमेज, ओके। तो अब क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। तरीका बिल्कुल वही है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, M = फॉर्मूला इज व्हाट? बीटा अपॉन अल्फा, व्हिच इज नियरली इक्वल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये आपको हर बार लिखना है फॉर स्मॉल एंगल्स। फॉर स्मॉल एंगल्स यू हैव टू राइट दिस, ठीक है बेटा। अब देखो क्या आता है, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा फ्रॉम डायग्राम। 10 बीटा वही ट्रायंगल सेलेक्ट करना है जो पिछली बार किया था, परपेंडिकुलर A' B' अपॉन B', A' B' अपॉन B'(C2). ये तो आ गया मेरे पास 10 बीटा। अब 10 अल्फा कितना है? 10 अल्फा के लिए आपको ये ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, A' B' अपॉन B'(C1). ये बिल्कुल वही है जो कि आपने लास्ट केस में लिखा था, बिल्कुल सेम चीज। फिर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज लेफ्ट? B'(C1) अपॉन B'(C2). अब आपको डायग्राम से इन दोनों की वैल्यू चेक करनी है। क्या वैल्यू है? B'(C1) फ्रॉम B' टू C1 कितना था हमारे पास? BO which is equals to FO। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं FO अपॉन B'(C2). B' से लेकर C2 तक कितना है? FE। तो मैं लिख दूंगा FE, ठीक है। नेगेटिव साइन के साथ ही आएगा, मॉड लगा दूंगा, फाइनल आंसर -FO अपॉन FE। कितना सा डेरिवेशन है, और पता है इतना छोटा क्यों था? क्यों हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे? भाई FO की वैल्यू भी पहले से ही पता होती है, FE की वैल्यू पता होती है, ऐसी कोई चीज ही नहीं जो पहले से नहीं पता, तो आप इसको आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि सारी चीज कांस्टेंट आ गई, ठीक है बेटा। तो डेरिवेशन बिल्कुल वैसा ही है, बस जो हमने लास्ट डेरिवेशन किया था उसमें क्या था? उसमें FE की जगह UE था, और क्योंकि UE FE के बराबर नहीं था इसलिए हमने उसको फर्दर सॉल्व किया था, लेकिन इस बार FE आ गया, तो फाइनल आपका ये सॉल्यूशन हो गया सर, ठीक है बेटा। तो दिस इज अबाउट व्हाट? दिस इज टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो टेलीस्कोप में रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो है उसके दोनों केसेस हमने कर लिए डिस्कस। अब एक चीज रहती है वो है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। मैं फटाफट आपको उसके बारे में समझा देता हूं, और उसको समझने के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा थ्योरेटिकली, और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी न्यूमेरिकल क्लास, जिसमें हम डिफरेंट वैरायटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या है। ठीक है, डायग्राम में क्लैरिटी होनी चाहिए, एक चीज बिल्कुल फिक्स्ड, कौन सी चीज कहां पे क्यों लिखी हुई है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। अब इसमें हमारे पास है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप दीज आर द पार्ट ऑफ सिलेबस, आपके सिलेबस का ही पार्ट है। अब इसमें क्या है देखिए, दो टेलीस्कोप है हमारे
एक है हमारे पास कैसिग्रेन टेलीस्कोप। कैसिग्रेन, GRAIN, कैसिग्रेन टेलीस्कोप। और दूसरा हमारे पास है न्यूटोनियन, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। कैसिग्रेन टेलीस्कोप एंड न्यूटोनियन टेलीस्कोप, दो टाइप के, दोनों के डायग्राम में साथ साथ बना रहा हूं सो दैट यू कैन कंपेयर देम आल्सो। कैसिग्रेन टेलीस्कोप में क्या होता है, ये इसकी शेप है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है जिसके बीच में एक मैग्नीफायर ग्लास लगा हुआ है, मैग्नीफाइंग ग्लास, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है। इसको हम आईपीस भी बोल देते हैं कई बार, दिस इज आईपीस, ठीक है। यहां से हम इसको देख सकते हैं, दिस इज व्हाट अ मिरर। ये मैं पॉलिश कर रहा हूं, इससे पता लग रहा है कि दिस पार्ट इज कॉनकेव, कॉनकेव मिरर है ये, ठीक है। अब उसके साथ यहां पे क्या है, फिर यहां पर हमारे पास है एक और मिरर, कॉन्वेक्स। बैक साइड पे पॉलिश हो रही है, यानी कि जो बाउंड, जो आपके पास बल्जिंग पार्ट है वो रिफ्रैक्टिंग पार्ट है, ठीक है। इनसाइड वी हैव पॉलिश इन दिस। अब ये किस तरीके से काम करेगा, दिस इज ट्यूब, ओके, ये ट्यूब थी। क्या होता है, पैरेलल रेज जो आती है, कहां से, लाइट की जो पैरेलल रेज आती है फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स, वो क्या करती है, यहां से आती है और एक कॉनकेव मिरर इसको कन्वर्ट कर देता है यहां पे, यहां ऐसे। अब क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर को ऐसी जगह पे रखा गया है कि वो इसके फोकस से थोड़ा सा आगे हो, यानी कि अगर ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर नहीं होता तो इमेज यहां बनती, अगर मैं इस कॉन्वेक्स मिरर को हटा दूं तो ये इसको यहां पे कन्वर्ट कर देगा। तो कॉन्वेक्स मिरर को थोड़ा सा इसके आगे रखते हैं, तो अब ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, बिकॉज इट इज डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्ज करता है रेज को, तो रेज को इधर भेज देता है, और उसकी शेप से भी आपको पता लग रहा हो कि वो रेज को इधर भेजेगा। और फिर क्या होगा, फिर ये जो रेज यहां कनेक्ट हुई है आईपीस से, आप उसको और एनलार्ज करके देख लेंगे, यानी कि पैरेलल रेज व्हेन दे कम फ्रॉम इंफिनिटी दे आर रिफ्लेक्टेड बाय कॉनकेव मिरर, और उसको फिर ये फोकस कर रहे होते हैं किसके पास, कॉन्वेक्स मिरर के पास, और कॉन्वेक्स मिरर फिर इसको दोबारा से यहां पे डाइवर्ज करके आईपीस के पास भेज देता है। तो ये हमारे पास कैसिग्रेन टेलीस्कोप था, बहुत सिंपल सा इसका डायग्राम, क्योंकि कोई डेरिवेशन नहीं करनी है आपको, कोई डेरिवेशन है भी नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है। बस ध्यान रखना है इसका नाम क्या है और साथ में इसका डायग्राम क्या होता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल है आपके पास एनसीईआरटी में, और वो एग्जाम में आता भी है कई बार, ठीक है। अब देखते हैं कि न्यूटोनियन टेलीस्कोप में हमारे पास क्या है। न्यूटोनियन टेलीस्कोप इज लाइक दिस, ये एक तो कॉनकेव मिरर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे प्लेन मिरर, और साथ में इधर आपके पास एक आईपीस, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे पास था, दिस इज आईपीस, आईपीस। पैरेलल रेज आएंगे यहाँ से भी आएगी पैरेलल, और पैरेलल रेज यहाँ से आने के बाद क्या होगी, यहाँ कन्वर्ट हो जाएगी इधर, ये इधर इसको कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्जेंस के बाद क्या होगा, फिर ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा इधर, और ये भी इसको रिफ्लेक्ट करेगा इधर, ये दोनों के दोनों इसको रिफ्लेक्ट यहाँ कर देंगे, और आईपीस फिर उसको एनलार्ज करके देखेगा। यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या पता लग गया, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। यहां पर क्या था, दिस इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है बेटा। तो कैसिग्रेन और न्यूटोनियन टेलीस्कोप के ये है, आपको इसका डायग्राम याद रखना है अच्छी तरीके से। और अब मेन बात है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। आपने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ी क्यों रहे हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो होते हैं वो बेटर होते हैं रिफ्रैक्टिंग से, यानी कि लेंस वाले जो आपने अभी पढ़े थोड़ी देर पहले टेलीस्कोप, जो जनरली हम टेलीस्कोप जिनको हम बहुत आसानी से जानते हैं, जिनको बहुत हमने देखा है, बहुत सुना है उसके बारे में, उनसे ये बहुत बेटर होते हैं कई मामलों में। और जो बेस्ट टेलीस्कोप मानी जाती हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, दे आर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जो सबसे दूर तक और सबसे क्लियर विजन करती है। अब
जब भी आपके पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कभी पूछते हैं, थ्योरी में पूछते हैं, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो उसमें अगर आपसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पूछते हैं तो साथ में एक क्वेश्चन 100% आता है। वो ये होता है, जैसे क्वेश्चन की मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ, लैंग्वेज ये होती है कि ड्रॉ द डायग्राम फॉर कैसिग्रेन टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप कैसिग्रेन टेलीस्कोप, ठीक है। ऑल्सो टेल द एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से कैसे बेटर होती है, वो उसके क्या एडवांटेज होते हैं ये आपको बताने, कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में मैं आपको साथ में लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये तो आता ही आता है एग्जाम के अंदर, इसको आपको बहुत ढंग से याद करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसके आंसर क्या होंगे, कि एडवांटेज क्या है रिफ्लेक्टिंग इन टेलीस्कोप का पिछले वाले टेलीस्कोप के मुकाबले एडवांटेज क्या है, ये बेटर कैसे है, ठीक है। देखिए क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमको समझने होते हैं। Advantages of reflecting type telescope over refracting type telescope। एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो फर्स्ट एडवांटेज है, फर्स्ट एडवांटेज द इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म by reflecting type telescope is more। रिफ्लेक्टेड टाइप टेलीस्कोप ज्यादा बढ़िया, ज्यादा इंटेंसिटी वाली इमेज बनाती है। मैं डिस्कस करूंगा अभी इनके मतलब क्या निकलते हैं, पहले मैं इसको लिख दूं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप forms image of greater magnification, ठीक है। अभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या निकलता है। थर्ड पॉइंट, देयर इज नो chromatic and spherical aberration, chromatic and spherical aberration, but in the image formed by reflecting telescope, फोर्थ हमारे पास है मेंटेनेंस, कि किसकी मेंटेनेंस हमारे पास इजी होगी। तो हम लिखते हैं द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग telescope is lesser than refracting telescope।
पॉइंट आपको दिख रहे हैं, मैं डिस्कस कर लूँ एक एक करके कि इनका मीनिंग क्या निकलता है। मीनिंग ये था द इंटेंसिटी ऑफ इमेज फाउंड बाय रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज मोर। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यानी कि जो कैसीग्रीन और न्यूटोनियन टेलीस्कोप हैं, इनसे जो इमेज फाउंड होती है उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि वो आपको ज़्यादा ब्राइट नजर आएंगी, ज़्यादा चमकती हुई नजर आएंगी। किसी स्टार को देख रहे हैं तो वो और ब्राइट नजर आएगा नॉर्मल रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के मुकाबले। अब ऐसा क्यों होता है? जब दूर के स्टार से, किसी डिस्टेंट स्टार से लाइट आती है लेंस के थ्रू, तो लेंस क्या है, लेंस के अंदर से होकर गुजरेगी लाइट, तो लेंस क्या करता है, इंटेंसिटी का एक स्मॉल अमाउंट एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब लाइट आ रही है और वो लेंस के थ्रू आ रही है और लेंस ने उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब किया, तो इसका मतलब है 100% लाइट आई लेकिन 99.9% आर पार निकल गई, 0.1% का लॉस हो गया। अभी जो 0.1% का लॉस हो गया तो फाइनल इमेज जब आप देखेंगे तो ऑब्वियसली वो इतनी क्लियर नहीं बनेगी क्योंकि कुछ लॉस हो गया बीच में। लेकिन आपको पता है रिफ्लेक्शन में कोई लॉस नहीं होता, 100% इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि मिरर में क्या होता है, लाइट आई और यहीं से टकरा के चली गई, अंदर एब्जॉर्ब तो हुई नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम मिरर से इमेज बनाते हैं, यानी कि ऐसी कोई इमेज हम बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा टेलीस्कोप यूज करते हैं जो कि रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी के ऊपर काम करता है, तो इमेज इंटेंसिटी का कोई लॉस नहीं होगा। और इंटेंसिटी का लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, इमेज ब्राइटर बनेगी। ठीक है बेटा, दिस इज द फर्स्ट वन कि द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज फाउंड बाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। फिर सेकंड हमारे पास क्या था, सेकंड हमारे पास था रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप फॉर्म्स इमेज ऑफ ग्रेटर मैग्निफिकेशन। अब आप सोच के देखिए, जो इमेज आपको ब्राइट नजर आएगी उसको आप और एनलार्ज करके देख सकते हो। अब मान लो कि मेरे पास दो डायग्राम थे, एक ब्लर था और एक थोड़ा क्लियर था। ब्लर का मतलब लेस इंटेंसिटी, क्लियर का मतलब ज्यादा इंटेंसिटी। अब मैं इन दोनों में से दोनों को जूम करना चाहता हूँ, किसको ज्यादा जूम कर पाओगे, किसको ज्यादा मैग्नीफाई कर पाओगे? ज्यादा मैग्नीफाई उसको कर पाओगे जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि उसकी क्लैरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो ज्यादा इंटेंसिटी की इमेज बनाएगा वो ज्यादा उसको मैग्नीफाई भी कर सकता है और ज्यादा बड़ा भी बना सकता है उसको। ठीक है बेटा, राइट। तो इसलिए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन ज्यादा, वो आपको ज्यादा बड़ी इमेज दिखा सकती है। थर्ड था देयर इज नो क्रोमैटिक एंड स्फेरिकल एबरेशन इन द इमेज फाउंड बाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए, क्रोमैटिक और स्फेरिकल एबरेशन ये टर्म्स आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दूंगा इसका। ठीक है, क्रोमैटिक का मतलब होता है क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर, और क्रोमैटिक एबरेशन का मतलब ये होता है कि इफ यू आर यूजिंग थिक लेंस अगर मैं मोटा लेता हूँ काफी, मैं चाहता हूँ कि भाई और ज़्यादा मैग्नीफिकेशन लेंस मैंने थोड़ा मोटा ले लिया, तो क्या होता है कि लेंस को जब आप थिक लेते हैं तो इट बिहेव्स एज अ प्रिज्म, और जब वो प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, व्हाइट कलर की लाइट के सोर्स को आप देखना चाहते हैं, लेंस उसके सामने जब आएगा तो प्रिज्म की तरह काम करेगा, तो क्या होगा, व्हाइट लाइट के सोर्स को डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर देगा, उसका डिस्पर्जन हो जाएगा। और जब डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे तो आपको एक इमेज नजर आके मल्टीपल इमेजेस नजर आएंगे, और वो जो मल्टीपल इमेजेस आपको नजर आएंगी उससे आपके का जो विजन होगा वो अफेक्ट होगा, क्योंकि आप एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट इमेजेस देखेंगे अलग अलग कलर की। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे बैंड होते हैं, इसलिए आपको सेम स्पॉट के ऊपर कोई इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन में क्या होता है, स्फेरिकल एबरेशन में ये होता है कि मल्टीपल फोकस बनते हैं। मल्टीपल फोकस का मतलब ये हो गया, लेंस जो था उसका कर्वेचर अगर प्रॉपर नहीं है, जैसे नॉर्मली जो स्फेरिकल ऑपरेशन होता है वो मिरर के लिए भी होता है, लेकिन मिरर में कम होता है कंपैरेटिवली। अगर लेंस का एपर्चर बराबर नहीं है, एपर्चर का मतलब स्मूथनेस नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो उससे क्या होता है, मल्टीपल फोकस बनते हैं। पैरेलल रेज आती हैं, ऊपर वाले पार्ट से कहीं और फोकस पे हो रही है, नीचे वाले पार्ट से कहीं और फोकस पे हो रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि इस लेंस पे ये पैरेलल रे आती है और वो इस फोकस को बना देगी। ठीक है, तो दूसरी रेज अगर आ रही है और अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी कर्वनेस अगर यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या होता है, ये फोकस को कहीं और बना देते हैं। तो क्या होगा, मल्टीपल फोकस बनेंगे, मल्टीपल फोकस बनेंगे तो क्या होगा, इमेज फैल जाएगी, यानी कि इमेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस ना होकर मल्टीपल पॉइंट्स पे फोकस होगी, और मल्टीपल पॉइंट पे फोकस होने का मतलब होगी कि वो इमेज ब्लर हो जाएगी। इट्स कॉल्ड एज स्फेरिकल एबरेशन। इसमें एक और भी चीज होती है, जो इसके शार्प कॉर्नर्स होते हैं, किसके, लेंस के, वहां से लाइट बेंड होनी चालू हो जाती है, और कुछ हद तक लाइट बेंड होने के बाद लाइट बाहर से बाहर जा सकती है, व्हिच दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो आप वे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। और उसकी वजह से क्या होता है, 100% लाइट यहाँ नहीं पहुंचेगी तो आपको बेटर इमेज नहीं मिलेगी। इसको हम स्फेरिकल एबरेशन बेसिकली बोलते हैं। इसमें मार्जिनल रेज और पैरेक्शियल रेज होती है, लेकिन चलिए उसको आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस मैंने आपको बता दिया
कि स्फेरिकल एब्रेशन में मल्टीपल फोकस बनते हैं तो इमेज ब्लर हो जाती है, और क्रोमेटिक एब्रेशन में क्या होता है, मल्टीपल कलर्स बनते हैं, मल्टीपल कलर्स की इमेज बनती है और सेम पॉइंट पर नहीं बनती है। इस वजह से आपका जो इमेज होती है उसको आप आइडेंटिफाई ढंग से नहीं कर पाते। मतलब एक स्टार है, अब वो मुझे रेड भी नजर आ रहा है, वॉलेट भी नजर आ रहा है, येलो भी नजर आ रहा है, ग्रीन भी नजर आ रहा है, और एक पॉइंट पे नहीं आसपास नजर आ रहा है, तो मैं उसको लोकेट नहीं कर पाऊंगा, उसकी सही लोकेशन नहीं बता पाऊंगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बेटा। एंड द फोर्थ वन इज द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज लेसर देन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। जो कैसेग्रियन टेलीस्कोप और जो न्यूटोनियन टेलीस्कोप है, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। अब बताओ ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक ये है बेटा कि लेंस जो होता है ना, लेंस में अगर खराबी आ गई तो किस चीज का डिफेक्ट हो सकता है, लेंस के अंदर क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। लेंस के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकता है कि इसकी जो कर्नेस है ना, ये कर्नेस, या तो इसके ऊपर कोई लेयर डिपोजिट हो जाए, किसी भी तरीके के लेयर, ठीक है, कोई डस्ट की लेयर हो गई या कुछ भी और हो गया, लेयर इसके ऊपर डिपोजिट हो गई, ठीक है, या फिर इसके कर्वेचर में कोई चेंज आ गया। तो अगर ये किसी भी वजह से आता है तो इसका मतलब है कि आपको लेंस में इधर और इधर दोनों साइड पे ग्राइंडिंग की जरूरत पड़ती है। लेंस क्योंकि दोनों साइड से यूनिफॉर्म होता है तो आपको दोनों साइड पे ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि डिपोजिशन इधर हो सकता है और इधर भी हो सकता है। दैट मींस फॉर लेंस वी रिक्वायर ग्राइंडिंग फॉर बोथ साइड्स। जबकि मिरर में क्या दिक्कत हो सकती है? मिरर में दिक्कत ये होती है कि मिरर में इसकी जो पीछे पॉलिश है ना, पॉलिश, ये इसकी पॉलिश खराब हो सकती है। तो मिरर में तो पॉलिश सिर्फ एक ही तरफ होती है ना। आपके घर में भी जो मिरर है जिसमें आप रोज सुबह अपनी खूबसूरती को निहारते हैं, उस मिरर के पीछे की ओर सिर्फ पॉलिश है, फ्रंट में नहीं है। फ्रंट में अगर आप एक ब्लेड चला दें ना तो आपको पॉलिश नहीं निकलेगी, लेकिन पीछे ब्लेड चला दें तो पॉलिश निकल जाएगी। पॉलिश सिर्फ एक ही साइड पर है, आगे तो ग्लास है, पीछे पॉलिश है। तो इसका मतलब है कि अगर इसकी पॉलिश खराब भी हो गई ना तो सिर्फ एक ही सरफेस पे तो पॉलिश करनी है। तो इसका मतलब है फॉर लेंस वी रिक्वायर ग्राइंडिंग ऑफ बोथ द सरफेसेस, बट फॉर मिरर वी रिक्वायर पॉलिशिंग ऑफ सिंगल सरफेस ओनली, व्हिच हैज लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि जिसकी कॉस्ट कम होगी। पॉलिशिंग करने की कॉस्ट कम है, दोनों तरफ की ग्राइंडिंग करने की कॉस्ट है। इस वजह से क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो कि मिरर बेस्ड होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं, ठीक है, और जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। सस्ते तो नहीं बोलूंगा, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। हम ये नहीं बोलेंगे कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप सस्ते होते हैं, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है कि उनकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। जैसे कि हमारे सोलर पैनल्स होते हैं। अब सोलर पैनल जो होते हैं उनकी इनिशियल कॉस्ट कम थोड़ा होती है, वो तो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। एक बार आपने लगा दिया तो फिर आपको मेंटेन नहीं करना, उसको मेंटेन करने के लिए आपको कोई अलग से पैसे नहीं खर्च करने। तो इसी तरीके से रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की इनिशियल कॉस्ट कम नहीं है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, ठीक है। तो ये 4 मेन पॉइंट है बेटा, 4 एडवांटेज है, आपको यही 4 याद रखने हैं और कुछ नहीं याद करना। यही 4 बिल्कुल एज इट इज आपको याद करने हैं, ये 4 पॉइंट्स। दीज आर द एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये एग्जाम में जरूर आता है, जब भी आपसे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पूछेंगे ये क्वेश्चन जरूर आएगा। मतलब 99.9% इट इज श्योर कि आएगा ही आएगा। 99.9 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे पहले 100% श्योर था कि अब तक वो आता ही। फ्यूचर में एक चांस है कि बाई चांस ना आए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 99.9% भी बहुत होता है, इतना भी ऐसा होता है कि आप इसको लगभग श्योर मानते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपको इस तरीके से कर लेना है। सो विद दिस वी आर वाइंडिंग द चैप्टर। ये चैप्टर आपका खत्म हुआ और नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कुछ एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करने सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बोर्ड में जो न्यूमेरिकल रे ऑप्टिक्स से आया है वो एनसीईआरटी से ही आया है। तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके लिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक अपने पास रखेंगे जब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ताकि आप क्वेश्चन को साथ साथ देख सकें और उसका सोल्यूशन समझ सकें, ठीक है बेटा, राइट। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से करी होंगी। कोई टॉपिक अगर आपका कमजोर रह गया अभी भी तो आप बेटे एक बार और वीडियो को देखिए, ढंग से देखिए, पॉज कर करके देखिए, स्लो मोशन में देखिए, जैसे भी आप उसको देखना चाहें, बट बिल्ड योर कंसेप्ट्स वेल, देन वी कैन परफॉर्म बेटर देन दिस, ठीक है बेटा। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।